हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको स्टडी लवर सीता में स्वागत कर रही हूँ और आज आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटी। पॉलिटी का है दूसरा लेक्चर। कल आपने पहला पढ़ा था और आज आपका दूसरा लेक्चर है। तो दूसरा लेक्चर शुरू करने के पहले हमें पहले लेक्चर का रिवीजन करना है जो हमने कल पढ़ा था। तो इसमें हम पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन में पहले हमने कितने पार्ट्स पढ़े थे वो पढ़ेंगे। पार्ट्स थे 22 और थे हमारे आर्टिकल थे 395 और शेड्यूल थे, जो हमारे शेड्यूल थे वो 12 थे। तो हमने क्या इसमें पढ़ा था, ये तीनों में शेड्यूल पढ़ा था। तो शेड्यूल में पहला शेड्यूल था हमारा राज्यों का संघ। क्या था? पहला था राज्यों का संघ, दूसरा था वेतन यानी कि सैलरी, तीसरा था शपथ यानी कि ओथ, साथ में बोलते रहना है आपको भी। चौथा था राज्यसभा की सीटें। क्या था? राज्यसभा की सीटें। पांचवा था पूर्वोत्तर भारत के राज्य जिसमें 4 आते हैं। वो मैंने बताया था आपको। पहला था मिजोरम, मेघालय, असम और चौथा था त्रिपुरा। और इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था ATM। और इसके साथ ही ये भी बताया था कि आप ये ना सोच ले कि मिजोरम और मेघालय तो उसके साथ मणिपुर भी हो। नहीं, मणिपुर बिल्कुल नहीं है। मणिपुर न है इसलिए इसके साथ में मैंने लिखा था ATM में मनी नहीं है। क्या लिखा था? मनी नहीं है। उसके बाद आता है हमारा छठा क्या था? नहीं, पांचवा हमारा है, ये छठा है। पांचवा क्या है? SC ST का प्रशासन। इसमें उनको आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया गया है। और छठा था पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट हैं उनके लिए। उसमें मैंने अभी जो बताया कि 4 आते हैं, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। इसका शॉर्ट फॉर्म ATM। उसमें मनी नहीं है। और सातवां है शक्ति। इसमें A से आसाम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और उसके साथ ही M से मिजोरम। और मनी नहीं है का मतलब था मणिपुर, जो हमारा मणिपुर है वो इसमें नहीं आता है। मणिपुर इसमें नहीं आता है। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक्स बताए थे कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और साथ में हमारा है शक्ति विभाजन। सातवां क्या है? शक्ति विभाजन। और इसमें मैंने बताया था सेंट्रल के लिए, सेंट्रल जो है उसके लिए 100 ऐसी चीजें हैं जो इसमें वो ही सिर्फ बदलाव कर सकता है, ना कि स्टेट कर सकता है, ना ही कॉन्करेंट कर सकता है, यानी हमारे जो समवर्ती आते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आता है स्टेट में थे पहले 66, बाद में ये 61 हो गए क्योंकि बाकी जो 5 थे वो आ गए कॉन्करेंट में यानी कि समवर्ती में। कॉन्करेंट में कितने थे? 47 थे। बाद में वो कितने हो गए? 52, क्योंकि यहाँ से 5 इसमें आए इसलिए ये हो गया 52। ओके। तो इसमें मैंने बताया था कि सेंट्रल वाला बता ही दिया कि इसमें सिर्फ सेंट्रल ही डिसीजन ले सकता है। उसमें जो भी चेंजेस करना है, क्या करना है, क्या नया लाना है, क्या कैसे करना है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने का जो भी 100 चीज़ें। और ये जो 100 हैं ये मैंने आपको ये भी बताया था, ये याद करना पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। इसमें जब कोई ऐसी चीज़ ना समझ में आए कि ये कहाँ जाएगी तो सबसे पहले उसमें ये सोचें कि ये क्या पूरी कंट्री पे इफेक्ट डालेगा या फिर एक स्टेट पे या फिर एक गांव या फिर एक नगर सिटी, या ऐसे सोचना है। अगर वो पूरी कंट्री पे इफेक्ट डाल रहा है इसका मतलब वो सेंट्रल का है। और सेंट्रल में मैंने बता ही दिया था आपको कि क्या क्या आते हैं। और स्टेट का भी बताया था। स्टेट में कैसा होता है कि जैसे हमारा सेंट्रल में हमारा जैसे CBSE बोर्ड आपने सुना ही है, वो सेंट्रल उसको करता है कंट्रोल। और स्टेट वाला ऐसा बोर्ड
रहता है। एसएससी बोर्ड जो होता है वो स्टेट के अंडर आता है, पुलिस स्टेट के अंदर आते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। और कॉन्करेंट ऐसा होता है जिसमें दोनों डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको स्टेट नहीं कट कर सकता है कि नहीं ये नहीं होगा। नहीं, सेंटर अगर डिसाइड कर ले रहा है तो वो फिर वो लागू होगा उसमें। जैसे इसमें कॉन्करेंट में कैसा कौन कौन आते हैं, जनगणना, हमारा सेंसस, तो इसमें क्या आता है, जनगणना आता है, रोजगार का काम दोनों अगर सेंट्रल अपने लेवल पे करेगी और स्टेट अपने लेवल पे करेगी तो अच्छा है, क्योंकि एक ही के कंधे पे पूरा भार बहुत ही मुश्किल है। सेंट्रल अगर पूरी तरह से अगर सेंट्रल पे डाल दिया जाए तो उसे नहीं मालूम है कि हमारे नीचे ग्राउंड लेवल पे कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे कैसे अलग अलग उसके मतलब उसका सोल्यूशन हो सकता है। उसके लिए स्टेट है, और उससे भी नीचे के मतलब एकदम गाँव वगैरह यहाँ जाए, एकदम रूरल एरिया में या फिर एकदम गांव के लोगों से मिलने का काम कॉन्करेंट में होता है। एकदम नीचे लेवल पे जाके उसका सोल्यूशन होता है। तो कॉन्करेंट का हो गया। अब 8वां हमारा है भाषा यानी कि लैंग्वेज। इसमें 22 भाषाएं आती हैं। उसके बाद उसमें 3 मैंने बताया था कि 3 नहीं आती है। उसमें था इंग्लिश, भोजपुरी, राजस्थानी, ये 3 भाषाएं नहीं आती है। और उसके साथ ही मैंने बताया इसमें 3 भाषाएं नहीं आती, क्योंकि आपको 22 भाषाएं याद करना अभी आपको ऐसे टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आगे आपको और लेक्चर्स में बता दूंगी, पूरी तरह से याद दिला दूंगी। लेकिन अभी के लिए ये 3 भाषाएं याद करना, क्योंकि ये कम है, इजी है। 3 आपको याद करने में क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। ये तीनों भाषा याद कर ली, ये नहीं आ रही है मतलब इसके अलावा दूसरी हैं वो आती हैं, ऐसा आपके लिए ईजी वे है। और उसके बाद 9वां आता है जमींदारी यानी भूमि सुधार। भूमि सुधार याद है आपको, मैंने बताया था कि कश्मीर में भूमि सुधार जवाहरलाल नेहरू हमारे पूर्व पीएम जो थे उन्होंने किया था जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पहले मजदूर वगैरह के लिए आपको बताया था मैंने डिटेल में, वो था जमींदारी के लिए। 10वां था दल बदल, यानी कोई नेता इधर से उधर होना, हार गया तो जीतवी पार्टी में जाए तो उस पर दल बदल लग गया। इसका नियम मैंने बताया था कि अगर आधे से ज़्यादा लोग अगर कोई पार्टी चेंज करें मतलब पार्टी में प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको डिटेल में कल बता दिया था। और 11वां हमारा आता है पंचायत। क्या आता है? पंचायत, यानी गांव के लेवल में कौन कौन से सुधार करने हैं वो काम होता है पंचायत का। और 12वां हमारा होता है नगर पालिका, यानी शहरी सिटी एरिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ कौन से सुधार करने, कौन कौन से अलग अलग डेवलपमेंट के लाना है प्रोजेक्ट, वो काम नगर पालिका का होता है। जैसे पानी का, ये सब का काम नगर पालिका शहरों में देखती है, पानी, नालियाँ, ये सब का काम नगर पालिका देखती है। तो ये तो हुआ कल का। अब हम आज का पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाग। क्या पढ़ेंगे? भाग, यानी कि पार्ट। पार्ट थे 22, तो हम पहला भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला पार्ट। इसमें क्या आता है? संघ एवं राज्य का क्षेत्र। तो इसमें कितने आते हैं? हमारी जो शेड्यूल होते हैं वो 1 से आर्टिकल, शेड्यूलिंग आर्टिकल 1 से लेके 4 तक भाग 1 में आते हैं। तो जो पहला है वो है भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। इसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी आती है। आपको पता ही होंगे कि कौन कौन से, अगर नहीं भी पता है तो भी मैं आपको आगे के लेक्चर में याद पूरी तरह से करा दूंगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, फन के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या? संघ, यानी इसमें यूनियन, भारत जो है यूनियन है, राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट है। और दूसरा है हमारा भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी छोटे छोटे अलग अलग स्टेट, यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक कंट्री बनी है। और जैसे हमारे घर बनते हैं, एक एक ईंट मिलाकर, एक साथ में तो कोई दीवार लाके खड़ा कर देता ही नहीं है, वो एक एक ईंट जोड़ते जोड़ते एक दीवार बनती है। वैसे ही हमारा जो कंट्री है वो एक एक ईंट, यानी ईंट का हमारे जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी, वो मिलाकर एक कंट्री बनी है।
राज्यों का यूनियन है। इसमें एक फेडरल भी आता है, आपको ध्यान रखना है। भारत जो है वो यूनियन है, फेडरल नहीं है। और एक उसके साथ में एक कॉन्फेडरेल भी आता है, वो भी नहीं है, यूनियन है। अब दूसरा है हमारा भारत जो है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, अगर आप गांव में नहीं रहते फिर भी आपको मैं बता दूं कि गांव में जो पहले, आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आज भी जो पुअर लोग हैं, अब जो गरीब हैं, उनके घर में ऐसा होता है कि जो ईंट होती है उसको मिट्टी से, रेत और सीमेंट की जगह मिट्टी से उससे जोड़ा जाता है, और फिर उसके ऊपर भी प्लास्टर भी मिट्टी से ही किया जाता है। तो वो जो होता है वो एकदम कमज़ोर होता है। इसमें हमारे गांव में मिट्टी से ईंट को जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फेडरल वाला होता है। और दूसरा होता है फेडरल। फेडरल में कैसा होता है, इसमें सिर्फ सीमेंट से जोड़ते हैं, सीमेंट मतलब सीमेंट और रेती ये सब मिक्स। पहला तो मैंने आपको बता दिया कॉन्फेडरल, और दूसरा होता है फेडरल। फेडरल में कैसा होता है कि जिससे रेत और सीमेंट से जोड़ी जाती है ईंटें, लेकिन इसमें प्लास्टर नहीं होता है। तो ये पूरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और ये उससे थोड़ा कम। इसको तो ईजिली तोड़ा जा सकता है जो ऐसी कंट्री हो। और फेडरल को भी, जैसे यूएसए है ना, वो फेडरल है, वो कभी भी टूट सकता है। और हमारा जो है वो यूनियन है। यूनियन में कैसा होता है, इसे जोड़ा भी जाता है रेत और सीमेंट ये सब से। और उसके बाद इसके बाद भी है ना, जब जोड़ा जाता है इसके बाद इस पर प्लास्टर भी सीमेंट और रेत का कर देते, जिससे इसका मजबूती डबल हो जाती है, उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो है हमारा यूनियन, जो कि हमारा इंडिया है। ठीक है। दूसरा हमारा है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। इसमें हमारा सबसे अच्छा और जो एग्जाम्पल है वो है 16 मई को 1975 में सिक्किम जो है पहले एक कंट्री था। हाँ, वो हमारा स्टेट नहीं था पहले, वो एक अलग कंट्री था। वो तो 1975 में आज़ादी के बाद वो एक बहुत ही छोटा सा कंट्री होने के कारण उससे पूछा गया कि आप क्या किसके साथ रहना चाहते हैं, क्या आप भारत के साथ आना चाहते हैं या फिर चाइना के साथ। तो उस कंट्री ने हमारे साथ रहने, हमारे भारत देश के साथ मिलने का मतलब मंजूर किया। और उसे कहा गया कि आप मतलब आपके जो भी हैं वो हम जो मतलब उसे अच्छे से हमने कहा कि हमने उसे मिलने का ऑफ़र दिया, उसके साथ ही वो मिल गए। वो आज है, वो हमारे देश का एक स्टेट है, वो हमारे ही देश का एक भाग है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि वो एक अलग कंट्री था पहले, लेकिन उस समय उसे ये नहीं मालूम था कि हम जो भी हमारे देश में कोई विदेशी राज्य मिल तो सकता है लेकिन हमसे अलग नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारे देश में कोई भी विदेशी राज्य या कंट्री कोई भी आके मिल सकता है, लेकिन वो हमसे अलग नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अलग होना चाहते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं। वो हमारे साथ रह के बहुत ही खुश हैं, वो अलग होना नहीं चाहते। ये आप मत सोचिए कि वो अब तो फंस गए, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत ही खुश हैं हमारे साथ मिलके। ठीक है। तो सिक्किम जो पहला एक राज्य था जो मिला था। ठीक है। और तीसरा जो आता है हमारा, वर्तमान में जो राज्य हैं उनके क्षेत्र या फिर क्षेत्र हो या नाम हो या जो भी हो, उसमें कोई भी चेंजेस करने का जो काम है वो सिर्फ केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इसमें जैसे कि अगर ये राज्य को दिया जाए हक, तो जो हमारे कंट्री से जो थोड़े दूरी पे जो यूनियन टेरिटरी, अगर वो क्या करेंगे, स्टेट को अगर ज़्यादा पावर मिल जाए, ऐसा कि वो नाम में कोई या फिर क्षेत्र में ये जो भी चेंजेस करने का उसमें हक हो उनका भी, तो वो सबसे पहले तो जो हमारे दूर दूर जो यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये दूर, इन्हें फटाक से तोड़ के अलग कर देंगे। इसलिए उन पर जो हमने, इसलिए यूनियन टेरिटरी पर हमारे सेंट्रल का कंट्रोल होता है ताकि उसे तोड़ा ना जा सके। अगर उसमें स्टेट का कंट्रोल रहेगा तो वो फटाक से उसे तोड़ के अलग कर देगा, जो कि हम होने नहीं दे सकते।
तो इस पे पूरी तरह से चेंजेस करने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। और जब 3 जो चौथे में है वो 2 और 3 पर जब वो कार्रवाई हो रही हो तो उस समय राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, राष्ट्रपति जो होते हैं वो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे कि अब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाती है तो वो उसे पेंडिंग रख देते हैं या फिर बोलते हैं उस पर पुनर्विचार कीजिए, लेकिन इसमें ऐसा स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि जब 2 और 3 पर काम किया जा रहा हो, लागू किया जा रहा हो, वो केंद्र सरकार, उसमें कोई भी हस्तक्षेप राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, उनका कोई भी इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में पूरी तरह से क्लियर कट लिखा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें पहले जो हमारे आज़ादी के बाद हमारे कितने स्टेट थे, तो आज़ादी के बाद जो हमारे टोटल 4 स्टेट थे। कौन कौन से? ABCD ऐसे 4 राज्य थे। बाद में ये अब इस समय तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, लेकिन उस समय जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारे सिर्फ 4 स्टेट थे ABCD। फिर बाद में जब ऐसा जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व PM थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से 4 ABCD के नाम पर जब स्टेट रहेंगे तो इनका बहुत आगे तक चलना मुश्किल है, इसलिए इन्हें बांटकर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाए ताकि उनमें डेवलपमेंट किया जा सके, क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, ये पता चले। अगर बहुत बड़ी जगह रहेगी तो उस पर कंट्रोल करना, उसमें पूरी तरह से हर चीज़ का सुविधा देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहा इसे बांटा जाए। तो बांटने का एक मतलब कुछ रहना चाहिए ना, बेस रहना चाहिए, किस पे बांटा जाए। तो उन्होंने पहले कहा कि क्या उसे जैसे कि पहाड़ी एरिया और पठारी और मैदानी एरिया के हिसाब से बांटा जाए, या फिर भाषा के आधार पे बांटा जाए, या फिर वहाँ के खाने पीने के हिसाब से बांटा जाए, या वहाँ के कल्चर के हिसाब से बांटा जाए। तो पहला जो उन्होंने सोचा वो है भाषा के आधार पे। तो जो एक पहली कमेटी बिठाई जिसे एसके धर कमेटी बोलते हैं, 1948 में पहले जो कमेटी बैठी वो है एसके धर कमेटी, जो कि भाषाई आधार पर बैठाई गई थी। ये पहली कमेटी थी, लेकिन ये भाषाई आधार पर बैठाने के बावजूद ये इस कमेटी ने, एसके धर कमेटी ने भाषाई विभाजन का पूरी तरह से विरोध किया। भाषाई जो विभाजन का पूरी तरह से इन्होंने विरोध किया। और उसके साथ ही एक और कमेटी थी जिसका नाम था JVBP कमेटी, इसने भी इसका विरोध किया। उसके बाद धीरे धीरे जब इस पर विरोध होने लगा कि भाषाई आधार पर उसका विभाजन नहीं होगा, फिर लोगों में उसका मतलब अलग अलग जगह पे उसके लिए प्रोटेस्ट होने लगे। तो हमारे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर मतलब आंध्र प्रदेश में जो है हमारे एक 56 साल के पट्टू श्री रामलू जो एक नाम के सदस्य थे, उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए कि हमें भाषाई आधार पे हमारा एक अलग स्टेट चाहिए। उस बात वो भूख हड़ताल पे बैठे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे। सब अपना अपना अलग अलग, जैसे कि यूपी भोजपुरी बोलने वाले अपना अलग मांगने लगे, मराठी बोलने वाले अपना अलग मांगने लगे, और गुजराती बोलने वाले अपना अलग, ऐसे ऐसे सब अपने अपने भाषा के हिसाब से बोलने लगे कि हमें अलग अलग, जो हमें अलग स्टेट चाहिए, हमें अलग स्टेट चाहिए। तो इस जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ये तो देश का फिर से जाएगा। उस बात को ध्यान देते हुए उन्होंने पहला जो एक स्टेट अलग किया 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में पहला स्टेट बनाया आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पे यानी लैंग्वेज के हिसाब से पहला स्टेट बांटा गया। इसे पहला स्टेट बांटा गया आंध्र प्रदेश। ये AP मतलब आंध्र प्रदेश, आप समझ जाइए, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद
वो पहला जब स्टेट बढ़ गया उसके बाद और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे कि नहीं हमें भी चाहिए, अब हमें भी चाहिए। सब अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट करने लगे। इस बात को ध्यान में देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा एक कमेटी बिठाई। उसका नाम था, वो 1953 में बैठी। कब बैठी? 1953 में। वो कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग, जिसे कमेटी भी बोलते हैं, इसका गठन किया गया। और इन्हें ये हमारे उस समय ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्हें कहा गया कि आपको कोई भी ऐसी घाई या जल्दीबाजी करने या फिर कोई भी ऐसा हड़बड़ा के अपना डिसीजन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पूरा समय लेकर ये देखिए कि कौन से आधार पे बांटना हमारे देश के सारे स्टेट को सबसे सही रहेगा। अगर आप घाई करके करेंगे तो डिसीजन गलत हो। इसलिए उन्हें पूरी तरह से कहा गया कि आप आराम से डिसीजन लेके बताइए कि कौन सा सबसे बेहतर तरीका रहेगा हमारे देश के सारे स्टेटों को बांटने का। तो उसके साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में यानी 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि हमें लैंग्वेज के हिसाब से सारे स्टेट को बांटना चाहिए, वही सबसे सही रहेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने हमारी कंट्री को 14 यानी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में बांटा। कितने? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में बांटा। और उनकी इस रिपोर्ट को हमने अपने संविधान में 7वें संशोधन में शामिल कर दिया। किसमें? 7वें संशोधन में। ठीक है। इस जो फजल अली आयोग था यानी फजल अली कमेटी का रिपोर्ट जो है हमने अपने 7वें संविधान के 7वें संशोधन में शामिल किया। और इसके साथ ही उस वक्त हमारे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बन गई, यानी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। अब मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ। आज के लिए ही इतना ही। हम अगले लेक्चर में आपको आगे का भाग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। तो हमने पहले क्या पढ़ा? पहला था भाग कितने हैं? 22। और भाग 22 हुए, उसमें से पहला भाग जो है उसमें है संघ एवं राज्यों का क्षेत्र। उसमें 1 से लेके 4 आर्टिकल आते हैं। कितने आते हैं? 1 से लेके 4 आर्टिकल। तो पहला जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ यानी यूनियन बनाया गया है, जो कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उसके साथ ही सेकंड जो है हमारा वो उसमें ये कहा गया है कि हम विदेशी राज्य यानी कोई भी फॉरेन कंट्री या फिर स्टेट जो हमारे आसपास है उसे हम अपने देश में मिला सकते हैं, जिसमें लेकिन हम मिलने के बाद कोई ये चाहे कि मैं अपने आप को अलग कंट्री घोषित कर दूँ, डिक्लेयर कर दूँ या फिर मैं इनसे अलग हो जाऊँ, ये नहीं हो। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि वो अलग नहीं हो सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली है कि आप मिल तो सकते हैं लेकिन हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। और उसमें पहला जो हमारा जो 16 मई 1975 को मिला था हमारा सिक्किम, जो कि पहले एक अलग कंट्री था। और तीसरा आता है वर्तमान में जो राज्य हैं उनके क्षेत्र, नाम, जो भी उनमें चेंजेस करना है उसका अधिकार राज्य को ना होकर केंद्र को है। क्योंकि अगर ये राज्य को रहेगा तो राज्य के हाथ में इतनी सारी पावर अगर आ जाए तो वो क्या करेंगे, हमारी यूनियन टेरिटरी को कभी भी तोड़ के हमसे अलग कर सकता है। इसलिए उन्हें ये पावर नहीं दी गई है। और यूनियन टेरिटरी को इसलिए राज्य के अंडर नहीं रखा गया। वो उस पर कोई भी राज्य का कंट्रोल नहीं होकर वो सेंट्रल उसे कंट्रोल करती है ताकि उसे तोड़ ना सके राज्य। और साथ ही चौथे में क्या आता है, 2 और 3 पर जब कार्रवाई चालू हो तो राष्ट्रपति उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उस वक्त वो उसमें अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकते, ना जो भी उनको वो पूरी तरह से उनमें बोलने का कोई उनका उस वक्त अधिकार नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब हमारा देश 1947 यानी
1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे 4 राज्य थे, ABCD। लेकिन जब इस 4 राज्य ऐसे रहेंगे ऐसा सोचकर उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू हमें पूर्व PM, उन्होंने सोचा इस आधार पर देश को एकजुट करके रखना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े क्षेत्र में अगर हम डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने उसे बांटने के लिए एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था SK धर कमेटी, जो कि 1948 में बैठी। लेकिन उस कमेटी ने भाषाई आधार पे उन्होंने उनसे कहा कि किस आधार पे बांटा जाए। भाषाई आधार पे बांटने के लिए उस कमेटी ने पूरी तरह से विरोध किया। उसके साथ ही एक और कमेटी थी जिसका नाम था JVBP, उसने भी भाषाई आधार पे विभाजन का पूरी तरह से विरोध किया। उसके विरोध यानी नहीं माना। उसके बाद 1 अक्टूबर, उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारे आंध्र प्रदेश में एक पट्टू श्री रामालू नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देश में सब जगह प्रोटेस्ट होने लगे और उसके बाद वहाँ पर अपनी तमिल भाषा के लिए एक तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 यानी 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बना दिया गया तेलुगु भाषा वालों के लिए। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जब उन्होंने ऐसा एक स्टेट बना दिया, पहला ये हमारा स्टेट था, तो सारे कंट्री में प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक आयोग बैठा है जिसका नाम था 1953 में बैठा है, उसका नाम था फजल अली आयोग, फजल अली कमेटी। उस कमेटी को कहा गया आप बिल्कुल घाई ना करें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। उसके साथ ही उन्हें कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट आराम से दें। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी जिसमें उसने कहा कि हमारे देश की जो स्टेट है उन्हें भाषाई आधार पे यानी लैंग्वेज के आधार पे बांटना सबसे सही रहेगा। और उस आयोग ने 14 स्टेट यानी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में हमारे देश को बांट दिया। और उस जो रिपोर्ट को हमने अपने संविधान के 7वें संशोधन में शामिल कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लगा लेक्चर? रटना नहीं है, घर पे जाके फिर से जैसे मैंने आपको रिवीजन करवाया वैसे आपको एक बार पढ़ना है, खाली याद तो अपने आप हो जाएगा। आप जब बार बार पढ़ोगे तो कैसे नहीं याद होगा, याद हो जाएगा। याद करने वाले आखिर में कहाँ से आते हैं? यही से हमारे जैसे ही तो रहते हैं ना, इंसान ही तो रहते हैं। आपको डरना नहीं है, बस पढ़ना है, याद तो करना ही नहीं है, याद अपने आप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज यहीं पे मैं आपका लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। इसके साथ ही अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो उसके साथ में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगी। तो आज आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।